हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इसकी कई वीडियोज मैंने प्रोवाइड कर दी है दोस्तों, बच्चों, इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना। जितने भी टॉपिक मैंने बनाए, जिसके भी वीडियो मैंने बनाए हैं आपके पहले चैप्टर से, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर में से कम 2-3 क्वेश्चन मेरी गारंटी है कि एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आप ना आके मेरे को थैंक यू बोलोगे कि हाँ मैम आपने बोला था तो ये क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आप पढ़ोगे तब। ठीक है, वीडियो मैंने बना दिया, उसको अपलोड कर दिया, पब्लिक कर दिया, लेकिन बच्चों आप जब देखोगे, उसको समझोगे, तभी तो उसका फायदा होगा। सिर्फ मेरे वीडियो बनाने से नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक तो मैं बार बार आपको जोर देती हूँ कि अगर बायोलॉजी है आपके पास तो थोड़ा सा डायग्राम बनाना सीखो। डायग्राम जब हम कोई चीज देखते हैं, ठीक है, फिर उसको हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग में ना उसकी एक इमेज बन जाती है और जो लंबे समय तक सेव रहती है और हम चीजों को जल्दी भूलते नहीं। जैसे ही वो हमारे सामने आया ना दोबारा से डायग्राम, तो हमें वो रिकॉल होने लगता है, याद आने लगता है। ठीक है, इसलिए बस चीजों को देखो नहीं, उसको लिखो भी। और अगर डायग्राम के थ्रू आप करोगे तो वो चीजें जल्दी समझ में आएंगी। जैसे देखो, आप मूवी देखने जाते हो, ठीक है, सुनते भी हो, देखते भी हो, वो उसकी स्टोरी पूरी आपके दिमाग में छप जाती है। लेकिन आप ये देखो कि आप पढ़ने बैठते हो और आप इतना पढ़ते हो, मतलब पूरे साल आप पढ़ाई करते हो, दिन में 2-2, 3-3 घंटे। अरे 2-2, 3-3 घंटे तो कम है, कोई कोई बच्चा तो 7-7, 8-8 घंटे पढ़ता है, फिर भी आपको बार बार भूल जाता है। क्योंकि जब हम मूवी देखते हैं ना तो पूरा कंसंट्रेशन हमारा मूवी की तरफ रहता है। वाह, अब क्या हो रहा है, अब ये हीरो आएगा, अब इस पे अटैक करेगा, इसको बचाएगा, मतलब वो सारी चीजें हमारे दिमाग में फिक्स रहती हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है कब याद हो जाए, कब खत्म हो जाए, हाँ, कब ये टॉपिक पूरा हो जाए। तो जब हम इस माइंडसेट से पढ़ते हैं ना तो वो चीजें फिर याद नहीं रहती, वो भूल जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा कोशिश किया करो कि जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो। ठीक है, ऐसा ना हो कि नहीं हमने किताब खोली, फिर हमको लगा कि अरे थोड़ा सा मोबाइल मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा इंस्टा चला लेते हैं, ठीक है, थोड़ी रील देख लेते हैं, थोड़ा यूट्यूब देख लेते हैं, तो थोड़ा उसमें रील वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर वो रील देखने के चक्कर में ना आपको बहुत सारा टाइम उसी में चला जाता है, पूरा दिमाग उसी में रहता है, और जब आप दोबारा से किताब देखते हैं तो वही रील याद आती है आपको। ठीक है, गलत नहीं कह रही हूं मैं, ऐसा ही होता है। तो थोड़ा सा अभी आपके एग्जाम आ गए हैं, 24 फरवरी से आपके एग्जाम है, तो थोड़ा सा उस पर फोकस करो। ठीक है, बाकी ये रील वगैरह तो बाद में भी बनती रहेगी, बाद में भी आप देखते रहोगे। तो यहाँ पे परागण तथा निषेचन में अंतर। तो देखो, परागण क्या होता है, हमने आपको बताया था कि पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ठीक है, क्या कहलाएगा, परागण। ठीक है, लेकिन निषेचन क्या कहलाएगा, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, पराग कणों का वर्तिकाग्र पे पहुंचना। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ठीक है, क्या कहलाएगा, परागण। और इसमें निषेचन, नर युग्मक व मादा युग्मक का संयुग्मन या मिलना, संयुग्मन क्या कहलाएगा, निषेचन। ठीक है, तो जब बीजांड में आपने पढ़ा होगा, बीजांड में नर युग्मक किससे मिलता है, अंडकोशिका से, तो वो वाली प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, निषेचन। ठीक है, और जब परागकण परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे तो वो वाली क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, निषेचन। हम यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका इस तरीके से हो गया। तो ये जो परागकण है, परागकणों का कहाँ पे, वर्तिकाग्र पे, वर्तिकाग्र पे पहुंचना क्या कहलाएगा, परागण।
ठीक है। और अगर हम निषेचन की बात करें तो ठीक है, तो यहाँ पे जो नर युग्मक जाएगा वो जब अंड कोशिका से मिलेगा, ठीक है, अंड कोशिका से नर युग्मक का मिलना ही आपका क्या कहलाएगा, संयुग्मन। रिकॉल हो गया आपको, ठीक है। तो अंड कोशिका से नर युग्मक का मिलना यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलना ही क्या कहलाएगा, निषेचन। और पराग कणों का वर्तिकाग्र पे पहुंचना आपका क्या कहलाएगा, परागण, ठीक है। अब एक चीज इरेज कर देती हूँ उसको। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना, दूसरा, ये जो क्रिया होती है ये कहाँ होती है, ये कहाँ होती है, ये एक बाहरी क्रिया है, आंतरिक क्रिया नहीं है। और ये कैसी है, आंतरिक क्रिया, आंतरिक। और ये कैसी है, बाह्य। बाहर बाहर ही तो परागण होता है, परागण किसमें गए, वर्तिकाग्र में। और ये कहाँ होता है, फूल के अंदर, इसलिए ये क्या है, आंतरिक, ठीक है। अब इसमें माध्यम की, तीसरा पॉइंट इसका क्या है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम आवश्यकता इसमें नहीं होती, इसमें नहीं, ठीक है। तो माध्यम जैसे जल, हवा, पक्षी, कीट, ठीक है। तो इसका माध्यम का मतलब है कि जो परागण की क्रिया में मीडिएटर का काम करे, पराग कणों को कहाँ, वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का काम करे, वो क्या कहलाएंगे, माध्यम। तो जो परागण होता है, जल भी एक माध्यम का कार्य करता है, हवा भी, पक्षी भी और कीट भी। लेकिन जो आपका निषेचन होता है उसमें किसी तरह के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये पूरी प्रक्रिया कैसी होती है, इंटरनल, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा परागण क्या है और निषेचन क्या है। आई थिंक अब आप इसको भूलोगे नहीं, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने पहले भी आपको बोली थी, कुछ बच्चों की ये शिकायत है कि मैं थोड़ा स्पीड में बोलती हूँ। तो अगर अभी भी ये प्रॉब्लम है, हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा धीरे बोलूँ, पर ये लंबी आदत है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी धीरे धीरे मैनेज हो जाए, पर अभी भी बहुत ज़्यादा हमारी स्पीड है ना, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।